आप सबसे पहले ये कि हाउ कैन आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि कोई मेथड है, कोई चीज़ है। जैसे हाउ कैन अ सर्किट दैट एड्स टू इंटीजर्स कैन बी डिजाइंड। कोई ऐसा सर्किट, कोई ऐसा मेथड कैसे बनाया जा सकता है जो कि दो इंटीजर्स को ऐड करे। अब दो इंटीजर्स को बनाने के लिए हम इसे सिंपल तो ये दे सकते हैं कि हमारे पास जो है, हम्म, ये मैंने ग्रुप में मैसेज किया है। ये कोई इन्फिनिक्स X6 के नाम से कौन है ये? काफ़ी देर से वेटिंग रूम में है। अच्छा, इसमें है कि हाउ कैन सर्किट जो है वो मेथड कोई भी आप चीज़ करना चाहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक प्रोग्राम बना लेते हैं या कोई भी ऐसी एक डिवाइस बना लेते हैं जिसमें हम, जैसे कैलकुलेटर है, उसमें हम फॉर एग्जांपल एक इनपुट देते हैं। फर्स्ट इनपुट दे देते हैं, प्लस के बाद दूसरी इनपुट दे देते हैं, और हम कहते हैं कि वो टी हमने कह दिया कोई एक और चीज़ है कि जो कि एक्स प्लस वाई है, और वहाँ से ये रिज़ल्ट जो है वो निकाल सकता है कि ये दोनों को हम मॉडल पूरा पहले वो वैल्यू ले ले कि एक्स और वाई, आपसे पूछ ले कि एक्स और वाई क्या है, और फिर इन एक्स और वाई को वो ऐड कर दे जो क्या है, क्या आंसर है इनका, वो आंसर शो कर दे, डिस्प्ले कर दे। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि हाउ मैनी वेज आर देयर टू चूज़ अ वैलिड या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑन अ कंप्यूटर, कि वो किस तरह से, कितने तरीक़ों से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या वैलिड पासवर्ड हो सकता है। आप कुछ जगह पे ख़ास रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जो पासवर्ड है उसकी लेंथ की रिस्ट्रिक्शन होती है कि लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर्स की लेंथ जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसमें आप कोई भी एक कैपिटल लेटर इस्तेमाल करें, यानी आप एक कैपिटल लेटर इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर एक कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करें। स्पेशल कैरेक्टर क्या हो सकता है? कैरेक्टर जो है वो यूज़ करें। जैसे बाज़ जगह पे हमारे पास @ है या डॉलर साइन है, या कोई भी ऐसा सिंबल जो है स्पेशल जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और फिर नंबर्स, नंबर्स शामिल करें। नंबर्स जो हैं वो शामिल करें। तो ये ख़ास एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपने वेज हैं कि आप किस तरह से एक अपना अच्छा या वैलिड या स्ट्रांग पासवर्ड जो है वो बना सकते हैं। अब स्ट्रांग पासवर्ड से मुराद ये है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो कि पर सेकंड, पर सेकंड या उससे भी सेकंड से भी कुछ कम हिस्से में वो अटैक्स करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन थ्रो करते रहते हैं आपके सिस्टम पे। तो और उससे जो भी कोई एक सिस्टम है वो उसमें लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्रीफ केस या कोई बैग है, और जिस पे आपके पास ऐसे ज़ीरो से, आपके पास 9 नंबर्स हैं, और 3 व्हील हैं उसमें, सॉरी ये 9 है, 9 नंबर्स हैं, और उसमें ऐसे आपके पास 3 व्हील्स हैं। यहाँ भी ये भी नंबर क्या है, ज़ीरो से ये भी 9 तक है, और एक और इसी तरह से व्हील है, और ये भी लेट से 0 से 9 तक है। हाँ, तो आपने इसमें कोई पासवर्ड लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने लगा दिया पासवर्ड, पहले पे आपने रखा 2 रख दिया, ठीक है, दूसरे पे आपने 3 रख दिया, और चौथे पे आपने 0 रख दिया, तीसरे पे सॉरी 0 रख दिया। अब 230 आपने एक पासवर्ड सेट कर दिया है। अब होता ये है कि जो अटैकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या करेगा कि
वो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन बना के वन के साथ पहले क्या रखेगा, देखें वन के साथ पहले पहले ज़ीरो के साथ हो जाएगा कि ज़ीरो 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 हो जाएगा, फिर ज़ीरो ज़ीरो वन हो जाएगा, फिर ज़ीरो ज़ीरो टू। इस तरह से बहुत सारे कम्बिनेशन जो बनते हैं, तकरीबन ये 540 × 3 को करें तो ये इतने कम्बिनेशन बनेंगे। तो ये जितने कम्बिनेशंस बनते हैं ये बारी बारी वो ट्राई करता रहेगा डिजिटली। अगर डिजिटल सिस्टम है तो डिजिटली ट्राई करेगा, अगर मैनुअल है तो फिर खुद से आपको इसमें से कोई भी शख्स होगा उसको ट्राई करने पड़ेंगे। तो कोई एक ऐसा होगा जाके 230 जो आपने कोड रखा हुआ है वहाँ पे जैसे ही वो हिट होगा तो वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये पासवर्ड इस पर इस तरह से क्या होता है स्ट्रांग रखा जाता है कि उसमें स्पेशल करेक्टर भी हो, उसकी लेंथ भी थोड़ी बड़ी हो, और उसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, नंबर्स भी हो। तो फिर क्या होता है उसको ब्रेक करना फिर इतना आसान नहीं होता, फिर कम्बिनेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता और उसमें बहुत टाइम लगता है, और जितने टाइम में उसको ब्रेक जब कर रहे होते हैं, ब्रेक हो रहा होता है, तो दूसरा सिस्टम जो उसको चेक कर रहा होता है वो उसको चेक कर लेता है कि भाई कोई चीज़ इसको कोई और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो तब तक उसको आप सिस्टम को मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं उसे किसी तरह से। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू सिटीज़ यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और अगर आपके पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैं जो आपको पता है, रूट्स पता है मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट्स के, तो आप एक सिटी से या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना चाहते हैं, तो आप ये देखना चाहेंगे कि क्रिटिकली ये सोचेंगे कि मुझे जो है शॉर्टेस्ट यानी कम से कम वक्त में मैं कैसे पहुंच सकता हूं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, या कम से कम खर्चे में, कम से कम पैसों में मैं एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। ठीक है। तो इसके लिए भी ये जो आपने जो थिंकिंग की या सोचा जिस भी और जो शॉर्टेस्ट वे के लिए आपने जो सोचा वो जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग है, या उसे लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हमने मेथड्स को देखे, कोई अगर हम चीज़ डेवलप करना चाहते हैं तो वो किस तरह से की जाती है वो मेथड देखा। वो भी एक सोच है कि आपने किस तरह से करनी है। अब वो किस तरह से करेंगे, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड करो कि इसे किस तरह से करना चाहिए, और कितनी लेंथ चाहिए और कितनी उसकी मेमोरी चाहिए या क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ताकि हम उनको अच्छी तरह से जो रिक्वायरमेंट है पूरा कर सकें उसको। फिर नेक्स्ट जो है हाउ मेनी वेज, यानी पासवर्ड हम किस तरह से उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, कितने उसके तरीके हैं। और फिर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है दो सिटीज़ दो प्लेसेस के बीच में क्या है, कौन सा बेहतरीन है, तो उसको हम अडॉप्ट करते हैं, कम से कम वक्त में हम जा सकें। अगर वक्त हमारी प्रायोरिटी है तो उस पर कम से कम वक्त में जा सकें, और अगर प्रायोरिटी हमारी जो है वो मनी है तो फिर कम से कम जो एक्सपेंस है उसमें हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे जा सकते हैं। तो ये एक आपकी रिक्वायरमेंट और फिर उसके बाद उसके हवाले से जो थिंकिंग है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग है। उसके बाद हाउ मैनी, सॉरी इंक्रिप्शन था, इंक्रिप्ट मैसेज, यानी कोड की फॉर्म में मैसेज को लिखा जाए सो दैट नो अनइंटेंडेड रेसिपिएंट कैन रीड इट, ताकि उसको कोई और जो रीडर है उसको रीड ना कर सके। जैसे आप एटीएम यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में कोई पासवर्ड डालते हैं, अब आप वो देखें कि वो कोई और उसको, जैसे कि आपने एटीएम में पासवर्ड डाला और आपने विद इन नो टाइम वो पासवर्ड अगर आपका सही था तो सिस्टम उसे ओके कर देता है, गलत है तो सिस्टम उसे निगेट कर देता है, और आप उसे जो कहता है कि सही पासवर्ड जो है वो पुट करें। तो क्या होता है कि जो पासवर्ड आपने लगाया, जो आपने डिजिट्स उसमें एंटर किए, वो डिजिट्स जो है वो एनक्रिप्ट होते हैं और डिफरेंट सिग्नल्स के साथ क्या है वो मेन जो सर्वर है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वो फिर डीक्रिप्ट होते हैं, और वहाँ पे उसको फिर देखा जाता है कि जो आपने कोड एंटर किया था वो सही है या गलत है। उसमें अगर सही है तो ओके का आंसर आ जाता है कि जी आप अपनी प्रोसीड करें आगे मज़ीद जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, और अगर नहीं तो फिर सही पासवर्ड, सही पिन जो है वो डालने के लिए कहा जाता है। इसी तरह कंप्यूटर में लॉगिन है तो कंप्यूटर में जो आप पासवर्ड रखते हो वो आपको वैसे शो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं क्या है, मगर जब वो सिस्टम में जब एंटर होता है तो वो किसी न किसी डिजिटल फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से क्या है उसको आप अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो इतना इजी नहीं है उसको निकालना। हाँ ये और बात है कि सिस्टम में वो ख़ास प्लेस पे ख़ास जगह पे स्टोर होता है, और जिन प्रोग्रामर्स को उसके बारे में पता होता है वहाँ से उसको निकालना बहुत आसान हो जाता है फिर, किसी न किसी फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में किस जगह विंडोज़ को स्टोर करती है।
तो ऐसे सिस्टम मौजूद हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि आपके विंडोज़ के जो पासवर्ड हैं वो बिल्कुल आप इनिशियली आप स्टार्ट करें और उसमें यूएसबी के साथ वो पास वो सिस्टम रख लें और वो खुद ही ये टैक्स लगा के बार बार चेक करके तो आपके या वो जिस जगह पे विंडोज़ में वो सेव होता है वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करके पासवर्ड आपको बता सकता है। फिर आप लॉग इन कर सकते हैं उसमें अगर भूल जाए तो। इसके बाद कोड होते क्या है किस तरह से है, अच्छा ये अजान हो जाए तो मैं इसके बाद फिर मज़ीद आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, कोरियर फॉर्म में जो मैसेज हैं उनके हवाले से कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें ए को हम कह दें 1 है और बी को कह दें 2, इसी तरह से सी को 3 कह दें, तो अगर हमने सी ए बी कैब अगर लिखना हो, किसी को कैब सेंड करना हो लिख के और कोरियर फॉर्म में भेजना हो, तो वो हम पे 312 लिखें और उसको सेंड कर दें, उसको की मालूम हो पहले से कि ए का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है, 2 किस लिए दिया जाए लिखा गया है, 3 और 1 और 2 जो है वो क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ से वो इसको डीक्रिप्ट कर सकता है, दोबारा से कैब 312 से दोबारा से कैब लिख सकता है। तो इसे कहते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये आता है क्रिप्टोग्राफी में। और ये चीज़ें जो हैं जब जो आर्मी और जो जिस तरह से नेवी एयर फोर्सेस जितनी भी हैं, ये बहुत सी चीज़ें ऐसे यूज़ करती हैं। ये स्टार्ट हुआ था, जो थे ग्रीक्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसको जो ये जब 312 है इसको उन्होंने साइफर टेक्स्ट का नाम दिया था। और इसको फिर जो है ये जो A = 1 B = 2 ये की है इसकी। और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कीज़ की, और टेक्स्ट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, टेक्स्ट किस तरह से और डीक्रिप्ट किस तरह से होते हैं। और फिर ये जो कोड्स थे पहले जिस तरह से मॉरिस कोड्स और बीप्स की फॉर्म में डिफरेंट जो थे कोड्स पहले भेजे जाते थे, जिसका मतलब ख़ास ख़ास लेटर्स होता था। यानी ए के लिए कुछ ख़ास तरह से बीप लंबी दी जाती थी, या बी की तरह से कुछ शॉर्ट, और सी की तरह से 2 दफ़ा, इस तरह से मुख्तलिफ बीप्स के अल्फ़ाबेट्स की जगह पे मुख्तलिफ बीप्स जो थी वो प्रोड्यूस की जाती थी। तो उसके जो माहिर थे उसको बीप्स को सुन के फटाफट वो मैसेज जो थे वो लिख लेते थे कि वो मैसेज आ रहा है, शॉर्ट मैसेज मैसेज होता था, पूरा एक पैराग्राफ नहीं होता था कि 1 या 2 लाइनों में मैसेज होता था, उसको रीड कर लेते थे कि क्या करना है और क्या चल रहा है आगे। इस तरह से फिर इंटरनेट एड्रेसेस जो हैं उनको देखा जा सकता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से वैलिड हैं कौन से इनवैलिड हैं, उनको आप ले सकते हैं। और उसके लिए क्या वैलिड होने के लिए क्या कंडीशन है और इनवैलिड होने के लिए क्या उसमें कंडीशन जो नहीं पूरी करते तो उसे हम इनवैलिड कह सकते हैं। इस तरह से उसकी बात है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स की एप्लीकेशन क्या है। नंबर्स की सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो मनी है कि
जब जहाँ पे हर बंदा, हर शख्स जो है वो, इवन के बच्चा है, बड़ा है, हर शख्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह से नंबर से वो प्ले करता है, उसे मालूम है इसके हवाले से। और यू स्टार्ट थिंकिंग योर सेल्फ, अपनी ये सकते हैं कि अपने आप को आप किस तरह से, जब भी आप कोई भी एक्शन करने लगे हैं और उस एक्शन के पीछे जो भी आपकी रीज़न है वो एक लॉजिकल रीज़न है, और वो करने की या ना करने की, और वही जब नंबर्स की फॉर्म में आ जाती है और उसको जब आप बिल्कुल कैलकुलेशन की फॉर्म में ले आते हैं और कैलकुलेटेड गेस की फॉर्म में ले आते हैं, तो फिर जो है उसको हम कहते हैं वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो जाएगी, जब नंबर्स की फॉर्म में आ जाएगी, जब मैथ उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो। और क्वांटिटी जाहिर है कि आपको बताया कि वो नंबर्स की बात करते हैं, और क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटीज़ की बात होती है उसमें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने रीजनिंग देख ली कि रीजनिंग क्या है, और उसके बाद रीजनिंग की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं। इंडक्टिव है फर्स्ट, इंडक्टिव है, उसके बाद डिडक्टिव है, और उसके बाद फिर एबडक्टिव है। तो ये तीन मेन टाइप्स हैं रीजनिंग की। हाँ, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कि इसमें हम कोई एक ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से हम, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, ख़ास ऑब्जर्वेशन है, यानी ख़ास स्पेशल ऑब्जर्वेशन है, एक ख़ास एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन है, ख़ास स्पेशल एक ऑब्जर्वेशन है, और इसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं, एक जनरल कंक्लूजन फॉर्म फॉर्म कर लेते हैं किसी के बारे में भी, किसी चीज़ के बारे में भी। जैसे कुछ शख्स ऐसे होते हैं कि आप किसी शख्स को, कि उसकी दो या तीन दफ़ा कुछ ऐसी बात देख लें कि उसकी जो भी बिहेवियर है उसके हवाले से, और फिर आप उसके बारे में आप ये डिसाइड कर लें कि ये इस किस्म का है, नहीं अच्छा है, बुरा है, या जो भी आप उसके बारे में कोई डिसाइड कर लें। तो आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक कोई किसी की कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़, कोई हैबिट, कोई चीज़ देखकर, और आप उसके बारे में एक जनरल कंक्लूजन बना लेते हैं, इसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग है ये। अब जैसे एक ऑब्जर्वेशन की कि मैनी वाइट स्वान सीन, यानी बहुत सारे स्वान्स देखे गए जो कि वाइट थे, और वहाँ से फिर ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये सारे स्वान्स जो हैं, ऑल स्वान्स आर वाइट, के सारे स्वान्स वाइट ही होते हैं हमेशा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल हम मूव करते हैं। हमेशा याद रखिए इसमें क्या होगा, एक ख़ास आप चीज़ देखोगे, स्पेसिफिक चीज़, उसके बाद आप जनरल जो है वो उसमें, उसके हवाले से आप जनरल जो है वो जनरलाइज कर दोगे, उसे कहते हैं कि स्पेसिफिक टू जनरल, यानी इसे हम जनरलाइज करते हैं, यानी इसमें क्या है, जनरलाइजेशन है, हम मूव करते हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने चैट ओपन कर दी है, तो आप अपने नाम के साथ अपना जो रैक नंबर, आपका जो रोल नंबर है, वो जो है वो लिख के सेंड कर दें अटेंडेंस के लिए। ठीक है जी। ओके सर। हाँ। अच्छा, इसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एग्जांपल्स ये हैं कि हम, हमें पता है कि स्पेसिफिक से जनरल में जाते हैं हम।
तो आफ्टर सम न्यूमरस इंस्टेंस ऑफ स्वान्स देखे गए और वाइट हैं, तो वहाँ से ये इंड्यूस कर लिया गया कि जनरलाइजेशन जो है कि दैट ऑल स्वान्स आर वाइट, वाइट होते हैं सब। और इसके अलावा अ चाइल्ड ऑब्जर्व्स दैट एवरी टाइम दे टच अ हॉट स्टोव दे गेट बर्न्ट। तो वो जल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कि वहाँ से उन्होंने ये तस्वीर कर लिया, बच्चों ने ये जनरलाइज कर दिया कि फ्रॉम दिस रिपीटेड ऑब्जर्वेशन दे इंड्यूस द जनरलाइजेशन दैट टचिंग अ हॉट स्टोव कॉजेज बर्न्स, के हॉट स्टोव को टच करने से बर्न्स काज होते हैं। दो एग्जांपल्स हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। और इसी तरह से अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें, तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, पहली बात तो ये कि हम ये देखते हैं कि ये वही तरह से स्पेसिफिक इंस्टेंस से हम किस में जाते हैं, जनरल में मूव करते हैं, जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। और इसके साथ साथ या थ्योरी उसमें से बना ली जाती है, प्रिंसिपल आ जाते हैं। तो मगर इसमें ये है कि एजम्पशन ये है कि दैट पैटर्न ऑब्जर्व इन पास्ट इंस्टेंस, हमने पहले से जो भी इंस्टेंस पहले से गुजरा हुआ है, इसका कुछ ड्रॉबैक इस तरह से है कि जो पहले से इंस्टेंस हुआ है उसकी बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं फ्यूचर या आउटकम्स डिसाइड कर लेते हैं। हकीकत में असल में ऐसा होता है कि हो सकता है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन की थी, जो उस वक्त सिनेरियो था, उस वक्त जो केस था, उस वक्त जो कंडीशंस थी, वो कंडीशंस आज नहीं हैं, तो लाजमी नहीं कि वही पैटर्न दोबारा से रिपीट होगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें हम फिर क्या कह सकते हैं कि डस नॉट गारंटी, हम इसमें फिर गारंटी सर्टेनिटी की गारंटी नहीं दे सकते। कि जैसे कोई ये कहे कि आ, बादल हैं, क्लाउडी है वेदर, तो इसका मतलब रेन होगी। या जब भी क्लाउडी वेदर होता है तो रेन नहीं होती, लाजमी नहीं कि जब भी क्लाउडी वेदर होगा तो रेन होगी। क्लाउड्स बाज़ दफ़ा हाई क्लाउड्स होते हैं, वो रेन नहीं देते। बाज़ दफ़ा लो क्लाउड्स हैं, सारा दिन वो लो क्लाउड्स रहते हैं, मगर रेन नहीं होती। तो इस तरह से लास्ट इसी हम गारंटी नहीं कर सकते कि जो भी हमने इंड्यूस किया है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस कि वो ठीक है कि नहीं। जैसे डॉक्टर्स अक्सर किसी पेशेंट को बारे में बताते हैं कि ये कैंसर का पेशेंट है और इसके पास अभी फॉर एग्जांपल 6 माह बाकी हैं, या 6 माह तक ये ज़िंदा रहेगा, जो ऐसी कंडीशन है। और तो लाजमी नहीं कि वो एग्जैक्ट 6 माह ही रहे, 6 माह से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मगर एक ये एवरेज एक ऑप्शन है, या एवरेज एक है, या एक सेंट्रल पॉइंट है कि जिसके इर्द गिर्द रह सकता है, जिससे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा। मगर ये एक गैस है, और मगर सर्टन नहीं है। सर्टन इसे हम नहीं कह सकते कि 100% फिक्स पॉइंट नहीं है ये पॉइंट कुछ हद तक अप कुछ हद तक डाउन हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, मगर बिल्कुल एग्जैक्ट या सर्टेनिटी से नहीं होता। सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी देता है, आपको चांसेस देता है कि इतने परसेंट चांस हैं, यदि चांसेस हैं। जैसे मैं आपको बताया, डॉक्टर की बात बताई, पेशेंट के सब बारे में जब वो इंड्यूस कर रहा है, तो ये एक उसकी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। और इस गैस को कहते हैं हम, ये एजुकेटेड गैस कहलाता है। एजुकेटेड गैस से मुराद है कि अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पर उसने जो गैस किया है वो एक एजुकेटेड गैस है। ठीक है, उसको हम एजुकेटेड गैस कहेंगे। वो हमारे पास कैलकुलेटेड गैस नहीं होगा, एजुकेटेड गैस होगा, क्योंकि उसने पास अपने एक्सपीरियंस की बेस पर किया है। जैसे एक मशहूर एक वो था, एक लॉ था जो कि लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कि ऑब्जर्व किया जाता है कि स्टूडेंट कुछ ऑब्जर्व करते हैं, वो ये देखते हैं कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में रखा जाए तो उसका शेडो कास्ट होता है, शेडो उसका नज़र आता है। तो इसका मतलब क्या है, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट बैठते हैं, अपने अपने हाइपोथेसिस, अपने अपने नज़रियात देते हैं, यानी अपने अपने वो एजुकेटेड गेस देते हैं। और ये कहते हैं कि शायद इस वजह से ऐसा हो सकता है, ये रीज़न हो सकती है। मगर साइंटिफिक बेस पे या किसी न किसी एक्सपीरियंस पे अपने वो ये बात करते हैं, किसी न किसी लॉजिक पे वो बात करते हैं। फिर उस बेस पे हाइप उसे कहते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस है वो। यानी क्या होता है कि ये इनकरेक्ट हो सकती है, देयरफॉर वी कैन, जो जिन चीज़ों को फिर हम क्या कह सकते हैं, हमने कहा कि जनरलाइजेशन कैन बी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो सकती है। तो फिर इसको क्या कहेंगे, जो जनरलाइजेशन हमारी जो है वो इनकरेक्ट हो सकती है, तो उसको फिर क्या बोलेंगे, वो एक हाइपोथेसिस है। यानी हाइपोथेसिस जो है उसके बारे में ये है कि वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है।
तो हाइपोथेसिस को बहुत से साइंटिस्ट हाइपोथेसिस दे रहे हैं, एक एजुकेटेड गेस दे रहे हैं। उसको टेस्ट करने के लिए फिर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, बाद दफ़ा कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर जो ये केस था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें तीन कार्ड्स लिए गए थे, सेंटर में उनके होल किया गया था, और एक एंड पे एक कैंडल रखी गई थी, दूसरे एंड पे ऑब्जर्वर था। जब तीनों कार्ड्स जो थे, तीनों कार्ड्स के जो होल्स थे, वो जब एक स्ट्रेट लाइन में थे, जैसे स्ट्रेट लाइन में थे, तो होल्स जो थे वो जब स्ट्रेट लाइन में थे, तो ऑब्जर्वर को कैंडल दूसरी तरफ नजर आई। तो ऑब्जर्वर को कैंडल दूसरी तरफ नजर आई। इस तरफ से ऑब्जर्वर है, इस तरफ कोई भी ऑब्जर्वर है, और इस तरफ कैंडल है। अब जैसे ही सेंटर में से कोई एक कार्ड जो था उसको मिस हिला दिया, इसको सेंटर से हिला दिया, यानी फॉर एग्जाम्पल तीन कार्ड्स थे, एक ए था, एक लेट से बी, और एक लेट से सी है। तो इसी बी कार्ड को यहाँ से हिला दिया, तो क्या हुआ, फिर ऑब्जर्वर को कैंडल नज़र नहीं आई। इसका मतलब है कि लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करती, ये नहीं कि उसको जहाँ से रास्ता मिलेगा वहाँ से जाएगी। वो अपना पाथ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वट एवर द ऑब्जेक्ट इन इस पास पाथ, वो उसमें से या तो पास हो सकती है तो पास हो जाती है, नहीं तो फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करती होती तो फिर क्या था, वो ऑब्स्टेकल जो भी उसके रास्ते में आता, उसको वो अवॉइड करके वहां से निकल जाती। तो ये फिर एक लॉ बन गया। इसमें से हाइपोथेसिस जो होते हैं, यानी इंडक्टिव जो रीजनिंग है, उसमें ज़्यादातर हमें क्या मिलेंगे, हाइपोथेसिस मिल सकते हैं, जो कि ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। तो उनको फिर क्या किया जाता है, इफ़ वी बिलीव दैट, if we believe that a hypothesis is true and we want to show it, अगर हम बिलीव करते हैं इस बात पे, या हमें ये मालूम हो चुका है कि हाइपोथेसिस ट्रू है किसी बात पे किसी वजह से, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट प्रूव दैट इट होल्ड्स फॉर एवरी पॉसिबल केस। हमें फिर हर पॉसिबल केस के लिए उसको, जैसे हमने इसको टेस्ट किया है, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, एक्सपेरिमेंट किया है, इसको और भी जितने केसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल और किसी तरह से हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रखा, तो उसका अक्स जो है रेक्टेंगुलर बन जाएगा। एक गोल बॉल रख दी तो उसका अक्स जो है वो बॉल बन जाएगा, गोल बनेगा, सॉरी। इसी तरह से जिस शेप का आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उस शेप का अक्स बनेगा, उसका इमेज बनेगा, सॉरी वो बनेगा, शेडो बनेगा, अक्स नहीं शेडो बनेगा उसका। तो इसका मतलब ये है कि फिर वो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करे, जिसकी वजह से जो भी ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में रखी जाए वो उसी तरह का शेडो कास्ट कर देता है। तो इसको डिफरेंट जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मजीद पॉसिबिलिटीज़ के इसको चेक किया जाता है, और फिर वहाँ से डिसाइड किया जाता है कि यह हाइपोथेसिस हर लिहाज से हर तरह से ट्रू है, और फिर वो हाइपोथेसिस जो है वो